बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। बहुत सारे साथियों का यह रिक्वेस्ट था कि सर क्वेश्चनों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में लाया जाए ताकि हम आसानी पूर्वक इस चीज़ को समझ पाएँ। तो दोस्तों ये पहला वीडियो है और ऐसे मॉडल सेट नंबर ये 2 होगा जो कि बिहार लाइब्रेरियन स्टेट के लिए है। तो अगर आपको यह तरीका ठीक लग रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहने चाहिए तो हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही लेकर के आएंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं इससे समय वेस्ट हो रहा है तो हम हिंदी में ही लेकर के क्वेश्चनों को आएंगे, एक कमेंट जरूर आप हमें सजेस्ट कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो क्योंकि आपकी सदस्यता और आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इससे हमको मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम वीडियोज आपके लिए प्रत्येक दिन लेकर के आते हैं। आइए शुरुआत करेंगे आज के सेशन का और देखना यह है कि आज मॉडल सेट नंबर 2 में 30 क्वेश्चनों में आपके कितने सही होते हैं। पहला प्रश्न है कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द इंपीरियल लाइब्रेरी एस्टेब्लिश्ड? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1891। 1891 ईस्वी में जो है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिएगा कि भारत में 1911 में लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा किसने शुरू किया था? ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि लाइब्रेरियन का जो संस्थापक कौन है, ऐसा अगर कर दिया जाता तो उस समय इसका आंसर एस आर रंगनाथन हो जाता है। लेकिन भारत में 1911 में लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा किसने शुरू किया था, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि W.A. बॉर्डेन। कहने का मतलब ये हुआ कि हु स्टार्टेड लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया इन 1911। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है W.A. बॉर्डेन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है और प्रश्न नंबर 3 कहता है आपके लिए कि 1 फरवरी 1953 को नेशनल लाइब्रेरी को जनता के लिए किसने खोला? 1 फरवरी 1953 को नेशनल लाइब्रेरी को जनता के लिए किसने खोल दिया था? हु इनॉग्रेटेड द नेशनल लाइब्रेरी ऑन February 1, 1953? इस प्रश्न का सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखेंगे 1 फरवरी 1953 को नेशनल लाइब्रेरी को जनता के लिए जो खोला गया था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न का ऑप्शन सभी आपके स्क्रीन पर आना चाहिए। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश्ड? याद रखेंगे कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये प्रश्न का सही आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1836। याद रखेंगे अगस्त 1836 ईस्वी में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 5वां नंबर कि लैटिन शब्द लाइबर का क्या अर्थ होता है? लैटिन शब्द लाइबर का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड लाइबर? याद रहेंगे ज्ञान, नॉलेज, पुस्तक यानी बुक, धर्म यानी कि रिलीजन या फिर दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स। याद रखेंगे कि लैटिन शब्द जो है लाइब्रेरियन जो है लैटिन शब्द लाइबर से लेकर के बना हुआ है और इस लाइबर का अर्थ जो होता है दोस्तों बुक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय किसे कहते हैं? ए लाइब्रेरी इज डिफाइंड एज अ प्लेस। याद रखेंगे प्रश्न आपके पास छठा नंबर है कि पुस्तकालय किसे कहते हैं? ए लाइब्रेरी इज डिफाइंड एज अ प्लेस जहां विभिन्न प्रकार की पढ़ने की सामग्री रखी जाती है, जहां प्रकाशक की किताबें रखती हैं, जहां पुस्तक विक्रेता किताबें रखते हैं या जहां बैठने के लिए सामग्री रखी जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर है कि पुस्तकालय जो होता है जहां विभिन्न प्रकार की पढ़ने की सामग्री रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? सितंबर 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर वाज द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड इन सितंबर 1933? ये प्रश्न आपके सामने था कि सितंबर 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। याद रखेंगे कि सितंबर 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कलकत्ता में किया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा सम्मान डॉक्टर एस रंगनाथन को नहीं मिला था? प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा सम्मान डॉक्टर एस आर रंगनाथन को नहीं मिला था? विच ऑफ द फ्लोइंग टाइटल्स वाज नॉट अवार्डेड टू द डॉक्टर एस आर रंगनाथन? याद रखेंगे पद्मश्री, राव साहब, सर या डी लिट? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है कि सर नहीं मिला था, वरना पद्मश्री, राव साहब और डी लिट ये तीनों के तीनों सम्मान जो है वो लाइब्रेरियन के पिता डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मिल चुका है।
9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि एक पुस्तकालय में केवल ऑनलाइन संसाधन है तो उसे क्या कहते हैं। इफ अ लाइब्रेरी कंटेन्स ओनली ऑनलाइन रिसोर्सेज व्हाट टाइप्स ऑफ द लाइब्रेरी इज इट कॉल्ड। ये प्रश्न आपके सामने है। फिर से दोहरा देते हैं प्रश्न को। यदि एक पुस्तकालय में केवल ऑनलाइन संसाधन है तो उसे क्या कहते हैं। इफ अ लाइब्रेरी कंटेन्स ओनली ऑनलाइन रिसोर्सेज व्हाट टाइप्स ऑफ द लाइब्रेरी इज इट कॉल्ड। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर आपके सामने डी, उसे वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। याद रखेंगे, यदि किसी पुस्तकालय में केवल ऑनलाइन संसाधन रखी जाती है तो दोस्तों ऐसे में वह जो पुस्तकालय है वह वर्चुअल लाइब्रेरी के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि एक पुस्तकालय में केवल मुद्रित सामग्री होती है तो उसे क्या कहते हैं। इफ अ लाइब्रेरी कंटेन्स ओनली द प्रिंटेड मटेरियल्स व्हाट टाइप ऑफ द लाइब्रेरी इज इट कॉल्ड। याद रखेंगे, यदि किसी पुस्तकालय में केवल मुद्रित सामग्री रखी जाती है तो उस स्थिति में उस पुस्तकालय का नाम क्या पड़ेगा। उसे हम लोग ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेडिशनल जो लाइब्रेरी होती है उसमें से केवल मुद्रित की हुई सामग्रियां ही रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। लीजिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल क्या है। यहाँ पर आर्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल फॉर द लाइब्रेरियन। याद रखेंगे, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल फॉर द लाइब्रेरियन। याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी, छात्रों से संवाद करना। एक पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल ये है कि वो पुस्तकालय जो छात्र हैं उनसे संवाद करेंगे। कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स, इनके अंदर ये गुण पाई जानी चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 12वां नंबर कि सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है। सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है। विच मेथड ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इन द टीचिंग। याद रखेंगे, सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है निम्नलिखित में से। विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन द टीचिंग। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, संवादात्मक जो शिक्षण होती है, इंटरेक्टिव टीचिंग जो मेथड होता है वो सबसे प्रभावी शिक्षण विधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी भी प्रकार की पीडीएफ की और ई बुक की आवश्यकता है तो बहुत जल्द जो है हमारा यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया जो है पीडीएफ लॉन्च करेगा। अगर इन प्रश्नों को लगभग बहुत सारे क्वेश्चनों की टाइपिंग चल रही है और जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं और उसका फॉर्म फिलअप होना शुरू होता है उसके बाद हम लाइब्रेरियन की जो है ई बुक आपको देने लगेंगे। आप इसको बहुत ही अल्प रूप से परचेज कर सकते हैं, घबराइए नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा देख लेंगे। यहाँ से हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तकालय में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुस्तकालय में 13 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द टीचिंग इन द लाइब्रेरी। ये प्रश्न आपके सामने है। 13वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूचना साक्षरता का विकास। पुस्तकालय में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द टीचिंग इन द लाइब्रेरी, सूचना साक्षरता का विकास करना, यानी डेवलपिंग जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है उसका विकास करना पुस्तकालय में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पुस्तकालय में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि सहायक होती है। पुस्तकालय में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि जो है सहायक होती है। विच मेथड हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न इंफॉर्मेशन इन द लाइब्रेरी। विच मेथड हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न इंफॉर्मेशन इन द लाइब्रेरी। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना खोज गतिविधि। पुस्तकालय में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि सबसे ज्यादा सहायक होती है। उसका सही आंसर है कि सूचना की खोज विधि जो होती है वह पुस्तकालय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे सहायक विधि मानी जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण कला में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है। शिक्षण की कला में या शिक्षण कला में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फीडबैक इन द आर्ट ऑफ द टीचिंग, यानी शिक्षण कला में प्रतिक्रिया का क्या महत्व होता है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण प्रक्रिया सुधारने का उपकरण होती है शिक्षण कला। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रतिक्रिया जो शिक्षण कला होती है उस प्रतिक्रिया का ये मतलब होता है। जब पुस्तकालयाध्यक्ष छात्रों को ऑनलाइन संसाधनों के बारे में सिखाता है तो यह किस प्रकार का शिक्षण होती है। जब पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा छात्रों को ऑनलाइन संसाधन के बारे में सिखाया जाता है तब यह किस प्रकार की शिक्षण को दर्शाती है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ तो सब ऑप्शन पहले डी हम लेकर चले आते हैं, देख लीजिएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं दोस्त, याद रखिएगा।
प्रश्न है एक बार फिर से कि जब पुस्तकालयाध्यक्ष छात्रों को ऑनलाइन संसाधनों के बारे में सिखाता है तो यह किस प्रकार का शिक्षण होता है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे यह डिजिटल सूचना साक्षरता कहलाती है, जिसको डिजिटल इंफॉर्मेशन लिटरेसी के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, देख लीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि एक अच्छे शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष का व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष का व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रश्न आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। व्हाट काइंड ऑफ द बिहेवियर शुड ए गुड टीचर एंड लाइब्रेरियन एडॉप्टेड। याद रखेंगे एक अच्छे शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष का व्यवहार कैसा होना चाहिए। 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहायक और मार्गदर्शक के रूप में वो काम करने चाहिए, यानी कि सपोर्टिव और इसके बाद गाइडिंग की भी उसके अंदर होनी चाहिए, गाइडिंग भी होनी चाहिए और सपोर्टेड भी होना चाहिए। पाल चित्रकला शैली किस कला परंपरा से प्रभावित है। अब यहाँ से जीके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पाल चित्रकला शैली किस कला परंपरा से प्रभावित है या प्रभावित थी। इस प्रश्न का सही आंसर है 18 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध कला से प्रभावित होने वाली कला का नाम जो है वह पाल चित्रकला है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि गोलघर पटना का निर्माण कब हुआ था, यानी गोलघर जो पटना है उसका निर्माण कब हुआ था। 1786 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न जीके का ही देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न है आपके सामने कि माधवाचार्य द्वारा लिखित सरथा निदान में रोग निदान पर आधारित कितने अध्याय हैं। माधवाचार्य द्वारा लिखित सरथा निदान में रोग निदान पर आधारित कितने अध्याय हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे 90 अध्याय के बारे में कही गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है कि अलार उल उल्लाह, याद रखेंगे कि उपाधि किसे दी गई थी। हु वाज द ग्रांटेड फॉर द अरेबिक टाइटल अलार उल उल्लाह। याद रखेंगे उपाधि किसे दी गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर डी। नासिरुद्दीन मोहम्मद को जो है वो अलार उल उल्लाह का उपाधि दिया गया था। जीके क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर होगा, कोई बात नहीं है, आप देखते चलिए, धीरे धीरे करके इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि किसी प्रकार की कोई चिंता आपको नहीं रह जाएगी। बस आप सपोर्ट करते रहिए, व्हाट्सएप से एक दूसरे को भेजते रहिए, इसको फेसबुक इत्यादि पर भी इसको ट्रांसफ़र कीजिए, अलग अलग तरीके से इसको बढ़ाइए और उसके बाद देखिए हम क्या कमाल करते हैं आपके लिए। प्रश्न देख लीजिएगा, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवल ने किसे आमंत्रित किया था। आप सभी जानते हैं कि 1946 ईस्वी में भारत में अंतरिम सरकार बनी हुई थी, तो उस समय लॉर्ड वेवल ने किसको आमंत्रित किया था। इन 1946 हु वाज द इनवाइटेड बाय द लॉर्ड वेवल टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट इन इंडिया। इस प्रश्न का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू को इन्वाइट किया गया था अंतरिम सरकार बनाने के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र किस संवैधानिक अधिनियम के तहत बने हैं। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र किस अधिनियम के द्वारा बने हैं। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आर वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएटेड एज द टू इंडिपेंडेंट नेशंस। इस प्रश्न का सही आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा देश इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में आवश्यक कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्न में से कौन सा देश इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में आवश्यक कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कांगो इस प्रश्न का सही आंसर है। 25वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या और मांग में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था। प्रश्न है कि जनसंख्या और मांग में वृद्धि का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। इस 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति। याद रखेंगे जनसंख्या और मांग में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज द कंसिडरेशन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन एंड द डिमांड। इस प्रश्न का सही आंसर है मुद्रास्फीति की स्थिति। रीजनिंग के क्वेश्चन अब आपके सामने होंगे, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। 5 व्यक्तियां ए बी सी डी और ई है, इसमें से ए, याद रखेंगे ए कहता है कि ए बी से छोटा है, अर्थात ए बी से छोटा है, अर्थात बी इसमें बड़ा है, लेकिन ई से बड़ा है, लेकिन ई से क्या है बड़ा है। याद रखेंगे और सी सबसे बड़ा है, सी जो है वह सबसे बड़ा है। इसमें कहता है सी इन सभी से बड़ा है, सबसे बड़ा सी हो गया। तो डी बी से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, डी बी से छोटा है, कहता है कि डी जो है वह बी से, देखेंगे डी बी से छोटा है, इस बी से डी क्या है छोटा है। याद रखेंगे लेकिन किससे बड़ा है, लेकिन ए से बड़ा है, लेकिन ए से बड़ा है तो सबसे छोटा कौन हुआ ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई यानी डी ई जो है सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने
उपस्थित हो जाए, थोड़ा छोटा कर लेने दीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। प्रश्न को पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि 28 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो 14 व्यक्ति उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? 28 व्यक्ति कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो उसके हाफ आदमी कितने हो गए? 14 हो गए। तो 14 का 2 गुना कर दीजिए, 40 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर ऐसे भी करते तो 28 गुने 20 कर देते और बाई कितने करते? 14। तो यहाँ से कटा भी देते आप, 14 दूना 28, तो यहाँ पर 20 दूना 40 आपके पास आ जाता। आगे बढ़ते चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? 18 का सही आंसर है सीपीयू। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या है? व्हाट वाज द एशियंट नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ बिहार? पटना। याद रहेंगे बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या है? सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे पाटलिपुत्र इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्टेड? ये प्रश्न आपके सामने है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हमें कमेंट करके बताने हैं। जितने लोग का आंसर सही हुआ उनको हमारे तरफ से मतलब ये एक कमेंट मिलेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके आंसर बिल्कुल सही पाए गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के कंटेंट बहुत ही लाभदायक आपके लिए साबित होगा। शुक्रिया, जय हिंद।